हेलो प्यारे बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि 2 लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पे, मेथड ऑफ चार्जिंग पे। अब हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस क्लास में सब चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाया जाएगा। पूरा डिटेल्स में जितना बिहार बोर्ड के लिए हर एक पॉइंट को भाई साहब यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और अच्छे से ध्यान से सुनना है एक एक लाइन को। जैसे तुमको हम बता चुके हैं कि अगर दो सेम टाइप का चार्ज हो, दो सेम टाइप का चार्ज हो आर डिस्टेंस पे, तो आप जानते हैं कि सेम टाइप का चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, दूर भगाता है। एक दूसरे को क्या करता है, दूर भगाता है, एक दूसरे को दूर भगाता है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई पर्सन, 2 पर्सन है, तो भाई साहब हम क्या करेंगे, जैसे कि सेम टाइप का नेचर है तो हम उसको उधर धक्का मारेगा, वो हमको इधर धक्का मारेगा, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और आप जानते हैं कि दो बॉडी को मिलाने वाले लाइन को हम बोलते हैं सेंट्रल लाइन, और सेंट्रल लाइन के अलोंग अगर कोई फोर्स लग गया तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहां पे कि भाई साहब ये जो दो चार्ज दिया हुआ है, ये दो चार्ज को मिलाने वाला तुम्हारा लाइन ये है, ये लाइन है, जिसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल लाइन। क्या कहेंगे, सेंट्रल लाइन। सेंट्रल, अभी डिफिनेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, बस यहां पे ध्यान से सुनना है कि क्या चीज बता रहे। डिफिनेशन एक एक चीज को रटवा देंगे भाई साहब, एक एक चीज को फील करवा देंगे। बस आपको हम जितना पढ़ा रहे बस उस पर ध्यान दीजिए, अभी डिफिनेशन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि दो चार्ज अगर सेम टाइप का तो एक दूसरे को दूर भगाएगा, और आप जानते हैं किसी की बॉडी के स्टेट को चेंज करने वाला फोर्स होता है। अगर एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं तो भाई साहब फोर्स के थ्रू ही दूर भगाएंगे, फोर्स के थ्रू ही दूर भगाएंगे। और भाई साहब दोनों चार्ज को हम कहां पे रखे हुए हैं, रेस्ट पे। दोनों चार्ज को कहां पे रखे हैं, रेस्ट पे। ठीक है, तो भाई साहब ये इधर भागा और भाई साहब ये इधर भागा। मान लो ये Q1 चार्ज है और ये कौन सा का चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट बॉडी और इसको बोलेंगे सेकेंड बॉडी। सेकेंड बॉडी ऑलरेडी हम ग्रेविटेशन में देख चुके हैं, जो फर्स्ट लेक्चर लिए थे उसमें। तो बताइए, तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स भाई साहब किस पे लग रहा है, फर्स्ट बॉडी पे। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी। और भाई साहब किसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, सेकेंड के द्वारा, तो ड्यू टू सेकेंड। क्योंकि भाई साहब यहां अगर कोई बॉडी है तो हमको दूर भगाना है, तो हम ऐसे धक्का मारेंगे, ऐसे धक्का मारेंगे, तो मेरे द्वारा उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, मेरे द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है। तो अगर ये बॉडी है, अगर उधर धक्का मारा जा रहा है, उधर धक्का मारा जा रहा है, तो मारेगा कौन, सेकेंड बॉडी। और सेकेंड बॉडी धक्का किस पे मार रहा है, फर्स्ट बॉडी पे। तो ये होगा फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी। लिख लो भाई साहब, लिख लो, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी, ड्यू टू सेकेंड बॉडी। और यहां का बात करें तो ये वाला फोर्स भाई साहब किस पे लग रहा है, सेकेंड वाला पे। ये भी इसको क्या करेगा, उधर धक्का मारेगा, सेम टाइप का नेचर है, भाग यहां से, तुमसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, भाग। तो भाई साहब ये इधर भागेगा, तो ये फोर्स लगा सेकेंड बॉडी पे ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। तो इसको भाई साहब हम लिखेंगे फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी, फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी, ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। और आपको बहुत अच्छे से पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं कि मास की वजह से जो फोर्स लगता है भाई साहब उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और अगर चार्ज रेस्ट पे है और उस दौरान अगर भाई साहब फोर्स लगा रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो भाई साहब जैसे हम प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सो एक्शन रिएक्शन पेयर, तो सेम वैसे ही यहां कहानी होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सो एक्शन रिएक्शन पेयर, सो एक्शन रिएक्शन पेयर, सो एक्शन रिएक्शन पेयर, सो एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर कहने का मतलब क्या, कि जो दोनों फोर्स लग रहा है दोनों बॉडी पे
डिफरेंट डायरेक्शन में ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी के मैग्नीट्यूड के। लेकिन अगर डायरेक्शन का बात करें, डायरेक्शन मतलब एरो लगा दिए, मतलब ये वेक्टर का बात हो रहा है। अगर डायरेक्शन का बात करें तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। तो अगर आगे को प्लस कंसीडर कर रहे हैं तो पीछे को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, माइनस। तो एक के पीछे क्या लगा दो, माइनस। और हम बहुत अच्छे से वेक्टर में पढ़े हुए हैं कि प्लस माइनस भाई साहब रियल वैल्यू को नहीं बताता है, प्लस माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, डायरेक्शन को। अब सुनना ध्यान से अच्छे तरीके से अगला लाइन, कि हम बताए थे कि अगर सेंट्रल लाइन मतलब दो ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला लाइन, तो यहां दो चार्ज को मिलाने वाले लाइन को सेंट्रल लाइन बोलते हैं। ये जो फोर्स है ये सेंट्रल लाइन के अलोंग लगा है, इसलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हैं। तो हम अगला लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब फोर्स एक्टिंग along line joining of two charges कहो या two bodies कहो, दोनों बात क्या है, सेम है। ये कहानी है। तो हम तो ये देखे कि दो सेम टाइप का चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को दूर भगा रहा है फोर्स से, और दोनों सेंट्रल लाइन के अलोंग लगा है, और दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर को शो करता है। अब अगर हम बात करें कि वैल्यू कितना होगा ये फोर्स का, कि कितना से एक दूसरे को दूर भगा रहा है, तो वो बात हम करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुना, ध्यान से। ये Q1 चार्ज था, R डिस्टेंस पे भाई साहब यहां पे क्या था, Q2 चार्ज था। ये भाई साहब इधर भागा फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, और भाई साहब ये इधर भागा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो मैग्नीट्यूड फॉर्म में, एरो नहीं दिए मतलब डायरेक्शन नहीं दिए, मतलब मैग्नीट्यूड फॉर्म में, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी इन मैग्नीट्यूड फॉर्म बराबर होगा फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। और ये भाई साहब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़े थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन टू बॉडी। तो यहां भी भाई साहब दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना, r, इसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब भाई साहब यहां प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, तो फाइनली जो कांस्टेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, k लेते हैं। ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यही भाई साहब कूलॉम्स लॉ होता है। तो देखिए कूलॉम्स लॉ में डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन करने का मतलब या तो रिपल्सन भी हो सकता है या अट्रैक्शन भी हो सकता है। अपोजिट टाइप का अगर चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, सेम टाइप का चार्ज है तो रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज। देखिए स्टैटिक कहने का मतलब रेस्ट पे, आप पॉइंट चार्ज करने का मतलब बहुत ही छोटा चार्ज, पॉइंट चार्ज करने का मतलब छोटा चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रोडक्ट का। तो देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, फोर्स के सामने है Q1 इंटू Q2, दोनों के बीच का प्रोडक्ट है। और भाई साहब सुनिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन देम। और भाई साहब दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सा कूलम्स लॉ ये है, इसको कहीं से भी डिराइव नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई साहब फॉर्मूला से लेके डिराइव कर दिए F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको सिर्फ वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, डिराइव नहीं कर सकते हो। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू G_m1 m2 बाई आर स्क्वायर को आप डिराइव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं। सेम कहानी यहां भी है कि कूलम्ब साहब दो पॉइंट चार्ज को लिए, छोटे छोटे चार्ज को, और रेस्ट पे रखे
और वहां पे मेजर किए और वो फॉर्मूला से भी भाई साहब फोर्स को मेजर किए तो दोनों वैल्यू सेम आया। तो वो कहानी ये बताए कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे और इस K का वैल्यू भाई साहब होता है, K का नाम होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट किस में आया है? कूलम्ब्स लॉ में। तो कूलम्ब्स कांस्टेंट, या इसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 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 फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और सबसे बड़ा चीज कि भाई साहब ये K का वैल्यू जो होता है डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। कि जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़े थे कि दो मास को अगर डिस्टेंस फिक्स कर दे, अगर भाई साहब एयर में रखे उसके बीच फोर्स मेजर किए, उसको पानी में रखे वहां पे फोर्स मेजर किए, या कहीं भी लेके चले जाओ उसके बीच में फोर्स एक्सपीरियंस किए, अब दोनों का बीच का डिस्टेंस भाई साहब क्या है? सेम है। तो हर जगह फोर्स क्या था? सेम था। लेकिन चार्ज के केस में ऐसा नहीं हुआ, दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स, चार्ज भी फिक्स, डिस्टेंस भी फिक्स, चार्ज भी फिक्स। और जब उसको अलग अलग मीडियम में लेकर गए तो भाई साहब वहां फोर्स अलग अलग वैल्यू आया। तो इसका मतलब ये Q1 Q2 फिक्स कर दिए, R भी फिक्स कर दिए, अब फोर्स अलग अलग मीडियम में बदल रहा है। इसका मतलब फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? K पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब हर मीडियम का अलग अलग K का वैल्यू होगा, हर मीडियम में अलग अलग K का वैल्यू होगा, कूलम्ब्स कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे कि जो K होता है वो डिपेंड्स करता है मीडियम पे, और भाई साहब K का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन, 1/4 पाई इप्सिलॉन, इप्सिलॉन 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 इप्सिलॉन, जिसको हम परमिटिविटी भी बोलते हैं, परमिटिविटी भी बोलते हैं, परमिटिविटी भी होते हैं। ये K का भाई साहब फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा यूनिट का बात कर ले, अभी बहुत सारा चीज बात करेंगे इसमें, यूनिट का बात कर ले। तो हम जानते हैं कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। अगर चार्ज का एसआई यूनिट का बात करें तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। अगर डिस्टेंस का बात करें तो एसआई यूनिट जो होता है वो भाई साहब होता है मीटर। तो भाई साहब अब हम बात करेंगे किसका? यूनिट ऑफ K का, यूनिट ऑफ K का, यूनिट ऑफ K का मतलब कूलम्ब्स कांस्टेंट का, कूलम्ब्स कांस्टेंट का, कूलम्ब्स कांस्टेंट का, कूलम्ब्स कांस्टेंट का, कूलम्ब्स कांस्टेंट का। ध्यान दीजिए, कूलम्ब्स कांस्टेंट का बात करेंगे, कूलम्ब्स कांस्टेंट का बात करेंगे, कूलम्ब्स कांस्टेंट का बात करेंगे। एक सेकेंड, अभी बुलाएंगे क्या? अभी बुलाए हैं? हाँ थोड़ा सा 10 मिनट और अभी रहिएगा ना यार। हाँ रहिएगा ना यार, पानी ले लेंगे बोतलों में। चलिए ठीक है, आइए इधर। चलिए देखिए, यूनिट ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट, यूनिट ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो एकदम भाई साहब फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कूलम्ब्स कांस्टेंट का यूनिट कितना होता है। तो ध्यान दीजिए, F इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़े K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जिसका यूनिट चाहिए उसको अकेला रहने दो, बाकी सबको इधर लाओ। ये डिवीजन में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, और ये Q1 Q2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो Q1 इंटू Q2, और ये हुआ K। तो बताइए फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन। R का स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, बट्टा ये चार्ज कूलम, चार्ज कूलम, तो कूलम कूलम को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? कूलम का स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसका यूनिट हुआ? K का। 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 ठीक है, ये कहानी है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यूनिट ऑफ, अभी बताएंगे कि परमिटिविटी क्या है। ध्यान से सुनिए, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यूनिट ऑफ परमिटिविटी अभी बताएंगे परमिटिविटी क्या है, सबको अच्छे से डिफाइन करेंगे। देखिए K का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन,
और के क्यू आई आप जान रहे हैं कि ये कूलम्ब्स कांस्टेंट में, ये कूलम्ब्स लॉ में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, सॉरी डायरेक्टली नहीं, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, वो कांस्टेंट के लिए जिसका नाम कूलम्ब्स कांस्टेंट हुआ। हम अलग अलग मीडियम में मेजर किए तो फोर्स का वैल्यू अलग अलग आया। तो चार्ज भाई सब फिक्स है, डिस्टेंस भी फिक्स है, फिर भी फोर्स का वैल्यू अलग अलग आया। इसका मतलब किसका वैल्यू अलग अलग होगा, के का वैल्यू अलग अलग होगा। तो के डिपेंड करता है मीडियम पे और उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन, और इप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी तो यहां से भाई साहब के का हम लोग यूनिट फाइंड कर लिए, ये किसका यूनिट है, के का यूनिट है, कूलम्ब्स कांस्टेंट का यूनिट है। अब हम बात कर लेते हैं परमिटिविटी का यूनिट। तो हम भाई साहब परमिटिविटी क्या होता है वो हम देखेंगे, लेकिन पहले इसका यूनिट का बात कर ले तो हम जान रहे हैं के इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन। ये नीचे तो इधर आ जाएगा, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, तो इप्सिलॉन इक्वल टू लिख देंगे 1/4 पाई के। देखिए इसका यूनिट लिखने जा रहे हैं, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है, 4 कांस्टेंट है कोई यूनिट नहीं, पाई कांस्टेंट है कोई यूनिट नहीं, के का यूनिट अभी जस्ट देखे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो कूलम्ब का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हुआ परमिटिविटी का यूनिट, ये क्या हुआ परमिटिविटी का यूनिट, ये क्या हुआ परमिटिविटी का यूनिट। ठीक है, तो हम पहले एक एक टर्म को बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक टर्म को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो भाई साहब ये परमिटिविटी का यूनिट हो गया, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट का यूनिट हो गया, ये कूलम्ब्स लॉ हो गया कि दो चार्ज अगर स्टैटिक स्टेट में रेस्ट पे है तो उसके बीच का जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 का होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो हम भाई साहब बात करते हैं के पे, जनरली बात करने जा रहे हैं के पे। सुनिए ध्यान से, के का भाई साहब वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन है ये। तो मान लो कि के का वैल्यू किसी मीडियम में बात करेंगे, इन मीडियम कोई भी मीडियम, और दूसरा बात करेंगे इन एयर, किसका बात करेंगे इन एयर। अब मीडियम मतलब एयर को छोड़ के कोई भी मीडियम का बात हो, कोई भी मीडियम का बात हो। तो देखिए के का वैल्यू मीडियम में हो जाता है 1/4 पाई, और जो इप्सिलॉन है ये हो जाएगा इप्सिलॉन एम, मतलब मीडियम का परमिटिविटी, उस मीडियम का जो परमिटिविटी होगा। अभी परमिटिविटी को भाई सब डिफाइन करेंगे। और एयर का बात करें तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये जीरो लिखा है तो इसको पढ़ते हैं नॉट, तो ये इप्सिलॉन नॉट, तो ये एयर का परमिटिविटी हो गया। तो इप्सिलॉन एम को क्या बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर। तो सर सबसे पहले हमको समझाइए कि परमिटिविटी क्या है, 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 ये बताइए कि परमिटिविटी क्या है। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम गांव में जाते हैं, जैसे मामा के घर हुआ, फुआ का घर हुआ, तो जब हम गांव में जाते हैं तो भाई साहब शाम के समय जब छत पे हम निकलते हैं तो अगल बगल में भी भाई साहब जो मामा के घर के अगल बगल हो, चाहे फुआ के घर के अगल बगल हो, चाहे मौसी के घर के अगल बगल हो, तो भाई साहब बहुत सारा घर होता है। तो मान लो कि उसमें भाई साहब कोई लड़की है, वो भी छत पे आई, तुम भी छत पे आए, तो भाई साहब जरूर तुम भाई साहब उसके सामने थोड़ा हीरोबाजी जरूर दिखाओगे, थोड़ा उधर देखोगे, बार बार देखोगे, देखोगे कि भाई बहुत सुंदर है। अब उसको एक टुक देखते जा रहे हैं, एक टुक देखते हैं, उधर से भी भाई साहब तुमको देख रही है। सपोज दैट कि ऐसा केस हो गया कि यहाँ की गया और तुम भी देख रहा, उधर से भी देख गया, कनेक्शन बन गया दोनों के बीच में, कनेक्शन बन गया। अब सोचो कि अगर उसकी कोई बहन आ गई, ठीक है, छत पे, तो क्या तू भाग जाएगा? नहीं। हाँ, उसकी बहन आएगी तो अब तुम एक सूर्य नहीं देखोगे, हाँ कभी कभी बीच में थोड़ा इधर उधर भी देख लोगे, लेकिन बार बार उधर ही तुम्हारा नजर आएगा क्योंकि उससे उतना डर नहीं है। तो उसकी बहन आई और अपना एक मीडियम क्रिएट की और उसमें तुम्हारा जो उसके साथ इंटरेक्शन था वो थोड़ा कम हो गया। अब मान लो कि उसकी बहन ना आके कहीं उसकी मम्मी आ गई, मम्मी आ गई होती, तब क्या भाई साहब थोड़ा ही इंटरेक्शन कम होता? नहीं, हाँ कि भाई उसकी मम्मी आ गई कि अब ज्यादा नहीं देखेंगे, तो भाई साहब थोड़ा देर इधर घूमोगे, 5 मिनट इधर उधर टहलोगे और थोड़ा सा इधर देखोगे, इधर देखोगे।
तो उसकी मम्मी भी आई तो आसपास एक मीडियम क्रिएट की जिसमें तुम्हारा इंटरेक्शन कम हुआ, तो बहन की अपेक्षा में ज्यादा इंटरेक्शन कम हुआ, मतलब तुम्हारे बीच के इंटरेक्शन को तोड़ दी बहन की अपेक्षा में ज्यादा। लेकिन सपोज करो कि अगर कहीं उसके घर का कोई मर्द आ गया ऊपर या उसके पापा आ गए ऊपर, तब तुम तो वहां पे रहोगे भी नहीं, वहां से तुरंत भाग जाओगे, भाई भागो पहले उसको जाने दो तब आएंगे इधर। इसका मतलब वो टोटली भाई साहब तुम्हारे इंटरेक्शन को बहुत कम कर दिया। तो तीनों पर्सन आके अपना एक मीडियम क्रिएट किया और वो तुम्हारे इंटरेक्शन को क्या किया, कम किया। तो ये परमिटिविटी भी भाई साहब मीडियम का ही प्रॉपर्टी होता है, और ये अपना एक फील्ड को परमिट करता है। जिस भी मीडियम में जाइएगा उस मीडियम में अपने फील्ड को परमिट करता है। और फील्ड को परमिट क्यों करता है, ताकि दो चार्ज के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो भाई साहब कम हो जाए। तो तुम ही बताओ भाई साहब, ये के में परमिटिविटी आया है, अब परमिटिविटी अपना मीडियम क्रिएट कर रहा है, उसका इंट्रैक्शन कम कर रहा है, तो अलग अलग मीडियम लोगे तो अलग अलग तरीके से इंट्रैक्शन कम होगा। तो इसका मतलब कि इप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या के मीडियम पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। तो परमिटिविटी कुछ नहीं है, इट परमिट्स इट परमिट्स इट परमिट्स इट परमिट्स ऑन फील्ड to decreases to decreases to decreases interaction to decreases interaction in between charges in between चार्जेस, चार्ज के बीच के इंटरेक्शन को कम करता है अपना एक फील्ड को परमिट करके, फील्ड को क्रिएट करके। तो ये कहानी है। अब भाई साहब एयर का बात करेंगे तो ये एयर का परमिटिविटी मतलब एयर का फील्ड जिसमें बीच के इंटरेक्शन कम होगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, मीडियम का परमिटिविटी। तो अब तुम सोचो कि एयर में जितने चीज को हम आसानी से देख लेते हैं, इंट्रैक्ट हो जाते हैं, वही एयर को छोड़ के अदर मीडियम में गए, जैसे वाटर में चले गए, तो वाटर में घुस के आंख अगर खोलोगे तो क्या उतना फ्रेश दिखाई देगा, उतना इंट्रैक्शन हो पाएगा नहीं, क्योंकि उस वाटर के अंदर भाई साहब परमिटिविटी क्या है, ज्यादा है, वो अपना ज्यादा फील्ड क्रिएट करके रखा हुआ है अपना। जैसे कि बाबूजी ज्यादा भय बना के रखे हैं, तुम्हारे फील्ड को इंटरेक्शन को बहुत कम कर दिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वो एयर के परमिटिविटी से ज्यादा होता है। और जो परमिटिविटी का हम यूनिट देखे हैं कि परमिटिविटी का यूनिट क्या था, कूलम का स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, सेम कहानी वैसे होगा, चाहे मीडियम का परमिटिविटी पूछे चाहे एयर का परमिटिविटी पूछे, दोनों का यूनिट यही यूज होगा, कूलम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये कहानी। अब हम बात करेंगे कुछ वैल्यू, जैसे के इन एयर मतलब कूलम्स कांस्टेंट का एयर में कितना वैल्यू होता है, तो वो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, और यूनिट यूज करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जैसे एयर के परमिटिविटी का बात करेंगे तो 8.85 इंटू 10⁻11, और भाई साहब ये तुम्हारा हो जाएगा क्या कहते हैं, कूलम का स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये कहानी है, ठीक है, ये कहानी है, ठीक है, ये कहानी है। तो ये इप्सिलॉन नॉट का बात हुआ, सॉरी 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, इतना होता है परमिटिविटी। तो ये भाई साहब कहानी है, ठीक है, ये कहानी है। तो ये एयर का कूलम्स कांस्टेंट, ये एयर का परमिटिविटी। अब मीडियम का कितना वैल्यू होता है, तो वो तो भाई साहब डिपेंड करेगा कि आप कौन से मीडियम में है। तो जनरली हम एयर का याद रखते हैं, और भाई साहब पूछा भी एयर का ही जाता है। तो ये के का वैल्यू हुआ, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हुआ, ये कहानी के का हुआ। तो अब सुनिएगा कहानी धीरे से अच्छे से, कि हम बात करने जा रहे हैं फोर्स का। किसका बात करने जा रहे हैं, फोर्स का। तो हमको ये बताओ कि भाई साहब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर जनरल फॉर्मूला का बात करें तो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है फोर्स का, जनरल फॉर्मूला, क्योंकि के का जनरल फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन। अब अगर हम बात करें इन मीडियम का,
इन मीडियम का अगर हम बात करें, इन मीडियम का, तो भाई साहब इप्सिलॉन के जगह पे क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन एम, मीडियम का परमिटिविटी यहाँ रहेगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मीडियम का भाई साहब मीडियम में फोर्स है। अगर हम बात करें इन एयर में, एयर का अगर बात करें एयर का, तो ये हो जाएगा फोर्स इन एयर इक्वल टू, फोर्स इन एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको 1 मान लो और इसको भाई साहब क्या मान लो 2 मान लो, और यहाँ 2 को डिवाइड कर दो 1 से, 2 को डिवाइड कर दो 1 से, तो भाई साहब इधर कौन है एफ एयर बट्टा ये सेकेंड वाला कौन हो जाएगा एफ मीडियम, तो इधर वाला क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बट्टा इधर फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन एम इंटू आर स्क्वायर। अब यहां से भाई साहब देख लो, ध्यान देना, इधर ध्यान दीजिए, इधर 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 भाई साहब दोनों को डिवाइड कर दिए, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिए, Q1 Q2 खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, इधर क्या बचा, इधर 1 बाई इप्सिलॉन नॉट बचा, और इधर क्या बचा 1 बाई इप्सिलॉन एम बचा। ये ऊपर चला जाएगा, इप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, मतलब ये मीडियम का परमिटिविटी बटा एयर का परमिटिविटी, मतलब कि फोर्स इन एयर बटा फोर्स इन मीडियम इक्वल टू हो जाएगा मीडियम का परमिटिविटी बटा एयर का परमिटिविटी। और याद रखना ये तब यूज करना इफ डिस्टेंस इन बिटवीन, इफ डिस्टेंस इन बिटवीन, इफ डिस्टेंस इन बिटवीन, in between two charges, in between two charges is fixed। अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर फिक्स है तब आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एयर का फोर्स बट्टा मीडियम का फोर्स इक्वल टू मीडियम का परमिटिविटी बट्टा एयर का परमिटिविटी, ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों जगह डिस्टेंस को चेंज नहीं किए हैं, तो डिस्टेंस फिक्स होगा तभी ये चीज आप यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस फिक्स होगा तभी ये चीज आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम बात करते हैं फोर्स इन एयर का, फोर्स इन एयर का, फोर्स इन एयर का, फोर्स इन एयर का। तो भाई साहब फोर्स का बात करोगे तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो भाई साहब जो K लोगे वो कहाँ का लोगे इन एयर का, और एयर में तुम जानते हो कितना वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो फाइनली इसको यहां से आगे बढ़ाओ, F इक्वल टू के को हम लोग 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या इसको फाइनली हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, मतलब K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 और R का वैल्यू SI यूनिट में लेना, क्योंकि K का कौन सा वैल्यू है SI यूनिट है, क्या है SI यूनिट है। और अगर CGS का बात करोगे K का वैल्यू इन CGS जो बाई से पूछा नहीं जाता वो याद रखना कि 1 वैल्यू होता है, CGS में K का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ये फाइनली भाई साहब हम किस पे बात किए, फोर्स पे बात किए कि दो चार्ज है, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, दोनों रेस्ट पे होना चाहिए, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भाई साहब सेंट्रल लाइन के अलोंग लगता है, मतलब भाई साहब वो सेंट्रल फोर्स कहलाता है। दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर को शो करते हैं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है। फोर्स भाई साहब अगर K का वैल्यू मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें अगला, जैसे कि अगर हम अगला बात करें, जैसे कि अगला हम बात करें, जैसे कि हम अगला बात करें, एक सेकेंड, हाँ चलिए यहां बात करें कि जैसे हम इसमें बात करें, आइए कि भाई साहब यहां कहानी क्या बोले हैं सुनिएगा, हाँ सुनिए, ये सुनिए कह रहा है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज डिपेंड्स ऑन मीडियम। बिल्कुल भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो K होता है डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है। K का वैल्यू भाई साहब फाइनली कितना होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन, कि अलग अलग मीडियम होगा तो K का वैल्यू अलग अलग होगा, तो K का वैल्यू अलग अलग होगा तो फोर्स का वैल्यू अलग अलग होगा। तो भाई साहब फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अब दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। अभी बताएं कि मान लो कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है,
दोनों सेम टाइप का चार्ज है, तो भाई साहब इसके मिलाने वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल लाइन। क्या बोलते हैं? सेंट्रल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल लाइन। क्या बोलते हैं? सेंट्रल लाइन। क्या बोलते हैं? सेंट्रल लाइन। तो भाई साहब ये दोनों सेम टाइप का चार्ज है तो एक दूसरे को दूर भगाएगा, किसके लाइन के लॉन्ग? सेंट्रल लाइन के लॉन्ग। और सेंट्रल लाइन के लॉन्ग अगर कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है सेंट्रल लाइन के लॉन्ग, अगर कोई फोर्स लग रहा है तो भाई साहब वो फोर्स क्या कहलाता है? सेंट्रल फोर्स। क्या कहलाता है? सेंट्रल फोर्स। क्या कहलाता है? सेंट्रल फोर्स। तो अब हम आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि ये तो दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए कि भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्रॉपर्टी, पहला कि ये भाई साहब मीडियम पे डिपेंड करता है, और दूसरा कि ये दोनों के सेंटर को मिलाने वाले लाइन के लॉन्ग लगता है तो इसलिए सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। तीसरा सुनिए एक चीज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला पर है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? आर स्क्वायर के। ये भाई से इनवर्सली रिलेशन, ये ऊपर और ये नीचे इनवर्स रिलेशन, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स बढ़ जाएगा। इफ डिस्टेंस, if distance, if distance, if distance in between, in between, in between two charges, two charges, two charges, two charges is double, 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 then force in between, force in between, in between, in between them is, in between them is decreases by, decreases by, decreases by 4 times, decreases by 4 times, decreases by 4 times। देखो डिस्टेंस इनवर्स रिलेशन है, डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कम होगा, डिस्टेंस दुगुना बढ़ा दिए तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, तो फोर्स कितना टाइम्स कम हो जाएगा? 4 टाइम्स। मतलब यहाँ जो अब फाइनल जो फोर्स होगा, जो फाइनल फोर्स होगा वो भाई साहब इनिशियल का कितना टाइम्स कम होगा? इनिशियल का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आइए तीसरा में बात करें, यहाँ क्या कर रहा है कि सेम टाइप ऑफ चार्ज रिपेल टू ईच अदर। अभी तो हम जानते हैं कि भाई साहब प्लस प्लस है तो भाई साहब एक दूसरे को क्या करेगा? दूर भगाएगा। और अगर प्लस माइनस है, अपोजिट नेचर का चार्ज, एक लड़का और एक लड़की भाई एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहाँ देखिए अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज मस्ट बी अट्रैक्टेड, सेम कहानी है, सेम कहानी। इसमें सेम टाइप का बात कर रहा है तो माइनस माइनस को भी ले लो, माइनस माइनस को ले लो कि अगर माइनस पहला, अगर ये माइनस चार्ज है ये भी माइनस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, एक दूसरे को भगाएगा। अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज मस्ट बी अट्रैक्टेड, बिल्कुल सही है कि एक प्लस चार्ज है और भाई साहब एक माइनस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये देखिए लॉन्ग रेंज फोर्स, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। अगर चार्ज बहुत दूर पे भी रखा हुआ है तो इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। देखिए ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव नेचर कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको पढ़ाया गया होगा 11th में कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और एक सर्कल अगर आप घूम जा रहे हैं, एक सर्कल कंप्लीट कर ले रहे हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। समझे? वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे तो वहां बता देंगे कि भाई साहब कंजर्वेटिव का क्या नेचर है। अभी तुमको बस ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, बोथ बोथ आर बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। ये दोनों भाई साहब कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन याद रखना, बाद में कहानी करेंगे। वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। इट ओनली डिपेंड्स ऑन, it only depends on, it only depends on, it only depends on initial and final point, initial and final point, initial and final point, initial and final point, initial and final point। और एक और लाइन
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ड्यूरिंग 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 वन राउंड ट्रिप, ड्यूरिंग वन राउंड ट्रिप, ड्यूरिंग वन राउंड ट्रिप इज जीरो। और ये जब हम पोटेंशियल पढ़ाएंगे तो वहां इसका कहानी बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी बस आपको याद रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, भाई साहब मान लो हम इस रास्ते से इधर गए, यहां से इस रास्ते से इधर गए, इस रास्ते से इधर गए, तो पाथ अलग अलग है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ वर्क डन फर्स्ट है, यहाँ वर्क डन 2 है, यहाँ वर्क डन 3 है, तो तीनों रास्ते में वर्क डन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड करता है। समझे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तीनों रास्ते के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। समझे? तीनों रास्ते के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो ये चीज याद रखना है। समझे? उतना दिमाग में नहीं दोहराना है, बस याद रखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, पॉइंट चार्ज कहने का मतलब छोटा छोटा चार्ज। अगर दो छोटा छोटा चार्ज है तब यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर यही भाई साहब चार्ज अगर सिमेट्रिक स्फेरिकल बॉडी पे है, अगर सिमेट्रिक स्फेरिकल बॉडी पे है, मान लो कि ये प्लस चार्ज यहाँ पे, ये सिमेट्रिक स्फेरिकल बॉडी पे, सिमेट्रिक स्फेरिकल बॉडी पे है, ये सिमेट्रिक स्फेरिकल बॉडी है, सिमेट्रिक स्फेरिकल बॉडी है, सिमेट्रिक स्फेरिकल बॉडी है, तब यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लगा सकते हो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर सपोज करो, लेकिन अगर ये सपोज करो कि अगर भाई साहब दोनों पॉइंट चार्ज या दोनों सिमेट्रिक स्फेरिकल बॉडी नहीं है, जैसे हम एक रॉड ले लिए, ये रॉड है भाई साहब, ठीक है, यहां पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और यहां से r डिस्टेंस पे यहां एक छोटा चार्ज ले लिए Q2 और ये टोटल चार्ज Q1, तब यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला आप के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं, ये नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब यहां डायरेक्ट फॉर्मूला भाई साहब के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से निकाला गया फोर्स और मेजर किया गया फोर्स, तो दोनों का वैल्यू अलग अलग था। लेकिन जब पॉइंट चार्ज का बात हुआ तो इस फॉर्मूला से जब फोर्स निकाला गया और दोनों के बीच में फोर्स मेजर किया गया तो वैल्यू सेम था। वही कहानी सिमेट्रिक स्फेरिकल बॉडी के लिए भी आया। इसीलिए फाइनली बोला गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड है। मतलब स्फेरिकल बॉडी पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो, लेकिन इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज। याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉट वैलिड फॉर, नॉट वैलिड फॉर, नॉट वैलिड फॉर, नॉट वैलिड फॉर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करने का मतलब कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज, एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज करने का मतलब जब चार्ज कुछ दूर में फैला हुआ है, जैसे मान लो कि रॉड पे फैला हुआ है, इसके लिए भाई साहब कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। जैसे रिंग है, रिंग पे अगर चार्ज फैला हुआ है तो भाई साहब इसके लिए भाई साहब कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। डिस्क है, ये डिस्क है, इस पे भाई साहब चार्ज फैला हुआ है, इसके लिए कूलम्ब्स लॉ नहीं यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। तब क्या यूज करेंगे, तब भाई साहब यहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, सॉरी सिलेबस कर रहे हैं, मतलब आपके बिहार बोर्ड के लिए उतना पढ़ने का डिटेल्स में जरूरी नहीं है, ठीक है। जहां भी चार्ज लार्ज अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहां पे हम इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। और दूसरा भाई साहब गॉस लॉ, तो गॉस लॉ पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है, तो जब गॉस लॉ पढ़ाएंगे उस समय बात करेंगे। आइए, एक स्टेटमेंट क्या करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, तो बिल्कुल सही है, ये एकदम करेक्ट है, ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट है, ट्रू है कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पे। लेकिन यहां क्या कर रहा है, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्या एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है क्या वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा? देखना, दोनों में बहुत भाई साहब अंतर है, जमीन आसमान में अंतर है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगाया जाता है, यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही बात कर रहा है, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा हुआ है मतलब इसका मतलब होता है नेट फोर्स।
नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहां बात हो रहा है इंडिविजुअल का, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज, एक चार्ज पे अदर चार्ज के वजह से। तो जैसे हम तुमको एक कहानी बता रहे हैं कि मान लो कि भाई साहब की बहुत ऐसा इंसान होता है, जो बाहर में भी रहते हो तो देखते होगे कि कहीं कहीं मारपीट हो जाता है। तो कोई बंतुलेट टाइप का भाई साहब इंसान होता है, वो हर जगह जाता है तो मारपीट ही खोजते रहता है। सपोज करो, सुनना ध्यान से, अच्छे से गौर से, कि अभी इस चौराहे पे कोई भी पर्सन नहीं है और हमको एक इंसान को पीटना है, मेरा गुस्सा उस पे बहुत ज्यादा है, तो भाई साहब मुक्का से मारना है तो हम तो अपना पूरा दम लगा के मारेंगे। मतलब कि एक बॉडी का फोर्स दूसरे बॉडी पे जा रहा है, पूरा दम लगा के मारेंगे। क्या वहां पे कोई भी रुकने वाला है? नहीं। भाई साहब मेरा 10 न्यूटन का फोर्स लगाने का कैपेसिटी था, पूरा 10 न्यूटन से मारे सीधा दम। अब मान ले कि अगर मार्केट है, वहां पे उस पर्सन को जानने वाला है, अब लड़ाई हो गया, हमको उसको पीटना है, वहां बहुत सारा लोग है जो उसको छुड़ाना चाहता है। तो बताओ, तो अगर हम अपना मुक्का चलाएंगे तो क्या धीरे से चलाएंगे? नहीं, मेरे अंदर जितना कैपेसिटी है उतना से भाई साहब मारेंगे, जितना कैपेसिटी है उतना से ही मारेंगे। क्या हमको फर्क पड़ेगा कि यहां कितना लोग है? नहीं, क्योंकि मेरा नेचर ही है मारपीट करने का। तो भाई साहब जहां कुछ भी नहीं है वहां पे भी मेरा मुक्का उतने ही स्पीड से चलेगा, जहां 100 इंसान है उस बीच में भी। हाँ, लेकिन जहां 100 इंसान है वो तुमको रोकने का कोशिश करेगा, तुम्हारा जितना कैपेसिटी उतना से चलाओगे हाथ, लेकिन बीच में आदमी आके रुकेगा तो वो भाई साहब फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, वो थोड़ा कम लग जाता है। तो हाँ, नेट फोर्स का अगर बात करें, नेट फोर्स का बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा फोर्स घट गया आदमी के होने की वजह से। लेकिन इंडिविजुअल फोर्स का अगर बात किया जाए तो जब कोई नहीं था तब भी हम पूरा दम लगा के मारे, और जब सब था फिर भी हम दम लगा के मारे। तो दोनों के केस में मेरा इंडिविजुअल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना मेरा कैपेसिटी है उतना से ही मारे। लेकिन हाँ, अगर नेट फोर्स का बात करें तो जिस समय कोई नहीं था, जितना से मारे उतना से लगा, और जब सब कोई था तो भाई साहब उसको बचाने के लिए बीच में पड़ा, तो जितना से हम चलाए हाथ, बीच में किसी और का हाथ आ गया होगा जिससे मेरा फोर्स कम हो गया होगा। तो अगर इंडिविजुअल का बात करें तो वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मेरा नेचर है लड़ाई करने का, या कोई रहे या ना रहे, या 100 रहे 50 रहे, उससे कोई मतलब नहीं। भाई साहब गुस्से में जितना हाथ मेरा जहां कोई नहीं रहेगा वहां चलेगा, उतना ही स्पीड से, अगर 100 के होने के बावजूद भी तब भी उतना ही स्पीड से चलेगा। तो यहां बात कर रहा है फोर्स ऑन वन चार्ज, एक चार्ज के द्वारा जो फोर्स है ड्यू टू अदर चार्ज, दूसरे चार्ज पर डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। बिल्कुल ट्रू है भाई साहब, मीडियम चाहे 100 आदमी रहे 50 रहे, उससे क्या मतलब है? इंडिविजुअल जो मारने का कैपेसिटी है वो तो भाई साहब चेंज नहीं हो रहा है, दोनों जगह मेरा गुस्सा सेम है। हम मारेंगे तो भाई साहब पूरा दम लगा के मारेंगे, चाहे यहां कोई आदमी हो या ना हो। लेकिन यहां का बात कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, यहां ये इंडिविजुअल का बात नहीं कर रहा, सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है, मतलब नेट फोर्स का बात कर रहा है। ओवरऑल भाई साहब मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आदमी 100 को है तो वो छुड़ाने की कोशिश करेगा, तुम तो पूरा दम लगा के चलाए, लेकिन आदमी उसको छुड़ाने की कोशिश करेगा तो तुमको पकड़ेगा ही, तो तुम्हारा फोर्स कम होगा ही, उसको कम फोर्स से लगेगा, लेकिन तुम चलाओगे उतने ही फोर्स से। तो ये चीज है। तो अगर कहीं भी पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब नेट फोर्स बिल्कुल डिपेंड करता है मीडियम पे। लेकिन इंडिविजुअल फोर्स मतलब एक बॉडी के द्वारा दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगाया जाएगा वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। आइए लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन पढ़ रहे हैं। देखिए, इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज, अगर चार्ज कुछ दूर में फैला हुआ है तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। जैसे कि रड पे भाई साहब फैला दिए, स्फीयर पे भाई साहब फैला दिए, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है। चलिए यहां देखिए, इट इज ओनली वैलिड व्हेन बोथ चार्ज एट रेस्ट, अगर दोनों चार्ज अगर रेस्ट पे है, दोनों चार्ज अगर रेस्ट पे है, दोनों चार्ज अगर रेस्ट पे है तो भाई साहब ये वैलिड है, इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। और दूसरा, मान लो कि एक रेस्ट पे है और दूसरा मोशन में है, तब भी भाई साहब फोर्स लगेगा। इट इज नॉट वैलिड व्हेन बोथ चार्ज एट मोशन, अगर दोनों चार्ज मोशन में है तब कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा, ये लिमिटेशन है। यहाँ करा है
राइट सिमिलरिटी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटी पे बात कर ले रहे हैं। देखिए, बोथ फोर्स आर सेंट्रल फोर्स, 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 ठीक है। बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ये दोनों भाई साहब बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर, बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब अगर हम बात करें F इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात करें, ग्रेविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात करें, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, देखो यहाँ भी इनवर्स लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें डिसिमिलर, ये यहाँ क्या है, राइट सिमिलरिटी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया कि भाई साहब दोनों सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल लाइन के लॉन्ग लगता है, दोनों कंजर्वेटिव नेचर का होता है और दोनों भाई साहब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगर हम डिसिमिलरिटी का बात करें, डिफरेंस का बात करें, तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव एज वेल एज, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव नेचर का होता है। यहाँ अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है, रिपल्सिव नेचर का 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 होता है। और भाई साहब ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करें तो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस का बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम, देखो डिपेंड्स ऑन मीडियम। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात करें, ये नहीं करे कि एक का दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात किए। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ चुके हैं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। अब यहां बात सुनना क्या कर रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो भाई साहब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस सेम रखा हुआ है। तो ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या पूछा, इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो, दोनों को डिवाइड कर दो तो यहाँ हो जाएगा Fe बाई एफ जी। तो भाई साहब यहाँ Fe की जगह पे क्या लिखो, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बट्टा Gm1 M2 बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर खत्म, यहाँ क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म है। तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, Gm1 M2। चलिए आइए, K का वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 9 × 10⁹ होता है। ये चार्ज का बात कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस में मत लेना क्योंकि वो नेचर को बताता है। जी का वैल्यू ऑलरेडी पढ़ा चुके, 6.6 × 10⁻11, ये सब ऐसा यूनिट में ले रहा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई सब होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ये सही में। तो ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻31, फिर दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ही है तो 9.1 × 10⁻31। तो ये लगभग कटाओगे तो 4 × 10⁻42 के करीब में आएगा। ये रेशियो Fe बाई Fg का वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, 4 × 10⁻42 के रेशियो में, मतलब लगभग 10⁻42 का वैल्यू, 10⁻42 का रेशियो। तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ 10⁻42, तो लगभग इसको मान लो ये 40 के करीब में है। हाँ, यही अगर फॉर 2 प्रोटॉन का बात करता, अगर 2 प्रोटॉन का फॉर 2 प्रोटॉन का बात करता, अगर इलेक्ट्रॉन के जगह पे प्रोटॉन लेते तो याद कर लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई ग्रेविटेशनल का जो रेशियो होता है वो 10⁻36 होता है। सब चीज वही रहेगा, बस मास का वैल्यू चेंज हो जाएगा। प्रोटॉन पे भी चार्ज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पे होता है। अब प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ये वैल्यू को रख के सॉल्व कर लो, आंसर उतना ही तुम्हारा आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका भाई साहब यहाँ पे समाप्त हुआ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे हम लोग, अच्छे से मेहनत करके एक एक पॉइंट को याद कीजिए, रटते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है,
बिहार बोर्ड तक भाई साहब हर एक चीज को, एक एक चीज को कंप्लीट कर देंगे, चाहे गेस्ट पेपर हो, मॉडल पेपर हो, या एग्जाम में पिछला साल पूछा हुआ क्वेश्चन हो, हर एक चीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जय हिंद। ठीक है, चलते हैं, कल मिलते हैं, मुलाकात करते हैं।